अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में इमरान खान ने नारा लगाया था कि तब्दीली आएगी और तब्दीली की सरकार। अजीज़ दोस्तों, 2024 तब्दीली का साल नज़र आता है। 2024 में दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और जिस किस्म के आसार हैं उसमें ये नज़र आता है कि 2024 तब्दीलियों का साल है। अजीज़ दोस्तों, 2024 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं और इन इलेक्शन से जो तब्दीली की हवा चल पड़ी है उसने काफ़ी फ़र्क आना है। इनमें ज़्यादातर कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरह से इलेक्शंस होते हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है मोर और लेस इसी तरह। अफ्रीका में काफ़ी इलेक्शंस हैं जिसमें मेन कंट्रीज़ हैं अल्जीरिया, घाना, मोज़म्बिक, नामीबिया, रवांडा, सेनेगाल, मॉरिटानिया, मोज़म्बिक, नामीबिया, सोमालीलैंड, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीसिया। साउथ अमेरिका में मेक्सिको और अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरुग्वे, वेनेजुएला और एशिया में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान डाउटफुल, ताइवान। यूरोप में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, क्रोएशिया, फिनलैंड, जर्मनी की कुछ स्टेट्स में, आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्टुगल, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, स्पेन, तुर्की के लोकल इलेक्शंस हैं, इंग्लैंड के भी लोकल इलेक्शंस हैं, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के मेयर का इलेक्शन है और यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोप के 27 मुल्कों की पार्लियामेंट है जिसमें इन 27 मुल्कों की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और वहाँ से वोटिंग होती है और फिर मेंबर्स आते हैं। इन कंट्रीज़ की आबादी के हिसाब से यूरोपियन पार्लियामेंट में सीट एलोकेशन इनकी है। मेरा ख्याल है इंग्लैंड के जाने से पहले तकरीबन 900 मेंबर होते थे यूरोपियन पार्लियामेंट के और उसमें सबसे ज़्यादा जर्मनी के थे। जर्मनी सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, फिर फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, इस तरह। तो अजीज़ दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शंस आने वाले हैं, तब्दीली की हवा तो आ गई है। ये जो हॉलैंड के इलेक्शंस हैं और अर्जेंटीना के इलेक्शंस हैं, इसने पूरी दुनिया के जो महान ज्ञानी हैं ना, ख़ास तौर पर लेफ्ट इकोसिस्टम के, उनको उनकी नींदें हराम कर दी हैं। और जिस हिसाब से यूरोप में अब तब्दीली के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको एक्सट्रीम राइट का नाम दिया जाता है लेकिन नेशनलिस्ट हैं। स्पेन में 26 दिन हो गए, रोज़ लाखों आदमी, हज़ारों आदमी सड़कों पे एंटी इमिग्रेशन और एंटी सोशलिज्म के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेन में आज इलेक्शन हो, मेजॉरिटी से ये जिसको एक्सट्रीम राइट कहते हैं वो जीत जाएं। इसी तरह आप सोचें, जापान जहाँ पे इमिग्रेशन ना होने के बराबर है, वहाँ पे कल प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पे जापानियों ने कहा जापान इज़ फॉर जापान, नो इमिग्रेशन। इस हद तक इस दुनिया में, और इसको लाने की जिम्मेदारी, जैसे इज़राइल ने गज़ा पे हमला किया, रो रही है दुनिया के गज़ा के लोग मारे जा रहे हैं, इज़राइल गलत कर रहा है, ये वो। किसने इज़राइल को मजबूर किया? हमास के 7 अक्टूबर के अटैक्स ने इज़राइल को मजबूर किया कि वो इस हद तक जाए। तो वैसे ही आज जिस किस्म के जो हालात हैं, अब आप देखें, ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें इंग्लैंड की पुलिस तरले मिन्नतें कर रही है इन लोगों के कि आप फ्रॉम रिवर टिल सी पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट,
का नारा ना लगाएं। फ्रॉम रिवर टू सी का मतलब ये है कि जॉर्डन से लेके समंदर तक पूरा इलाका यानी जो इजराइल है वो भी फ़लस्तीन है, और ये आज़ाद होगा यानी इजराइल ख़त्म होगा। तो पुलिस उनके हाथ पांव जोड़ रही है कि प्लीज़ आप ये नारे ना लगाएं। वो कहता है नहीं हम तो लगाएंगे। मतलब आप इनकी बदमाशी देखें, पहले आप वीडियो देखें। Injustice. This is kind of a dictator. This kind of a dictator. Listen, I feel a bit threatened though, to be honest. I feel a bit threatened that there's 3 police officers. Just listen to my supervision. Yeah, that's fine. I feel a bit threatened though, there's like 3 officers here. Well, I only need 1 officer. Yeah, I'm just trying to review this. Hold it, hold it. Why are they saying that it's illegal to say from the river to the sea? I don't know it's illegal. Why my legal right? Is there a solicitor? If you want, you can tell the thousands of people here. Tell everyone to everyone. No, everybody calm down. Y'all spoken to that officer, right? He was sent to us. It's not illegal. It's not illegal. If you want me, you can tell the thousands of people. We're going to carry on with that process. I'm getting conflicted. Yeah, but listen, if you want to arrest everyone, arrest everyone. Carry on with the protest. If you want to, you can, look, if you understand the law, then it's going to tell us. All we need is to do is understand that But is it illegal? Is it illegal? It's not Okay, do you see anyone here? Do you see anyone here? अजीज़ दोस्तों, इस हद तक चीज़ें हैं, अपीसमेंट कर रही हैं यहाँ की सरकारें। एक तरफ टॉमी रॉबिन्सन जो कि जिसने कोई तकरीर नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था, उसको कितना ब्रूटली उठा के लेके गए। दूसरी तरफ उसी लंदन में किस तरह तरले मिन्नतें कर रहे हैं इन लोगों के जिन्होंने मुंह पे कपड़े बांधे हुए हैं, जो टोटल एक्सट्रीमिज़म की बात कर रहे हैं। वो आज़ादी से हर चीज़ कर रहे हैं, उनके आगे पुलिस मजबूर और बेबस नज़र आती है। तो ये चीज़ और मजबूर करती है यहाँ के लोकल पॉपुलेशंस। आफ्टर ऑल दे आर इन मेजॉरिटी। यूके में अगर आप बहुत तीर मारें, मेरे को इस वक्त सही से आंकड़े जहन में नहीं है, लेकिन बहुत तीर मारें तो 80-85% तो यहाँ के लोकल अपने लोग हैं, नहीं ब्रिटिश हैं। बाकी तो हम जैसे माइग्रेंट्स हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दूसरे कंट्रीज के क्रिश्चियंस भी हैं, अफ्रीका वगैरह के। लेकिन आफ्टर ऑल 80-85% तो ये लोग हैं ना। तो इनको मजबूर कौन कर रहा है इस हद तक जाने के लिए कि टोटल एंटी इमिग्रेशन। फिर इमिग्रेशन का खाली ये एक्सट्रीमिज़म मसला नहीं है, इमिग्रेशन का यहाँ पे बहुत बड़े काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं कि इमिग्रेशन से कई सेक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है। ज़्यादा इमिग्रेशन होने की वजह से लोकल लोगों की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, क्योंकि जो इमिग्रेंट आता है वो सस्ते सस्ते में काम कर लेता है। अब आपको यहाँ पे एक मिसाल है कि टैक्सी ड्राइवर्स देख लें, तो मैं कहता हूँ 100% इमिग्रेंट है, 100%। मैंने आज तक जितनी भी टैक्सियाँ ली हैं, कभी मुझे कोई यहाँ का लोकल गोरा नज़र नहीं आया। इस तरह रेस्टोरेंट में, फूड डिलीवरी में, छोटे जॉब्स, बाकी जॉब्स, अब जहाँ जाएँ इमिग्रेंट्स जो, तो उनकी वजह से जॉब सेक्टर पर प्रेशर आता है। फिर हाउसिंग सेक्टर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे यूके में और यूरोप में। इमिग्रेंट्स आते हैं, चूँकि वो बाहर से आए होते हैं, इसलिए उनको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर प्रोवाइड करना। यहाँ के लोकल अपने लोग इनके जो हैं, जो होमलेस हैं, वो 10-10 साल की वेट लिस्ट है। जब मैं लंदन मूव हुआ था 2012 में, तो मैं अपनी कौंसल में गया था कि हमें भाई घर दो कौंसल का। उन्होंने कहा आप मिनिमम 5 साल इस कौंसल में रहेंगे तब होगा, 3 साल रहेंगे तब, इसके बाद आपका वेट लिस्ट में नाम आएगा। 3 साल बाद में गया तो उन्होंने कहा नहीं अब चेंज हो गया 5 साल। 5 साल बाद में गया तो इन्होंने कहा नहीं अब चेंज हो गया 7 साल के बाद आप
इस कौंसल में आप 7 साल रहे, 8वें साल में खुद ही मूव हो गया, दूसरी कौंसल में आ गया। और ये है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी ज़रूरत है घर की, वो उनको घर नहीं प्रोवाइड करते इमिग्रेंट, तो हाउसिंग सेक्टर पे बहुत प्रेशर पड़ता है और फिर घरों के किराए बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इतने सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं। इसी तरह बाकी यूटिलिटी सर्विस हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इन पे प्रेशर पड़ता है। इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर इमिग्रेंट जो आते हैं वो जॉबलेस अलाउंस और ये सब लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस है जो यहाँ NHS, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है क्योंकि लिमिटेड डॉक्टर हैं। अब हमारी डॉक्टरों की वेट लिस्ट होती है, हफ्तों हफ्तों की होती है। भाई मेरी वाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर ऑपरेशन ड्यू है, फरवरी से कह रहे हैं कि ड्यू है, डेट ही नहीं आ रही। इन्होंने कहा था कि आपको 23 नवंबर को हम फ़ोन करके बताएंगे कि कब है। 23 नवंबर को फ़ोन आया, बोला अब जनवरी में आपको फ़ोन करके बताएंगे। टाइम ही नहीं है। 1-1 साल 2-2 साल मेजर ऑपरेशंस जो ज़रूरी हैं उनकी डेट्स हैं। तो NHS नेशनल हेल्थ सर्विस पे इस प्रेशर पड़ता है, जिसमें डेंटिस्ट हैं, दूसरे हैं सर्विसेज, हर किस्म के प्रेशर पड़ते हैं। ये तो जनरल हो गए। फिर आपके एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले जो हैं इमिग्रेंट्स, जैसे हमारे पीसफुल, वो फिर अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करते हैं। जैसे अभी आपने वीडियो देखा, आप 7 अक्टूबर से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं है। तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा अब एंटी इमिग्रेशन चीज़ें चल रही हैं और पूरी दुनिया में अब इनका फ़र्क पड़ेगा। अब जो 2 इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं वो हैं अमेरिका और इंडिया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और ये है कि डेफिनेटली मैं इसका टोटल क्रेडिट एक आदमी को दूंगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, उनकी टीम है, फिर पूरा भारत के लोग काम करते हैं, सब कुछ है। लीडर ना हो कुछ भी नहीं होता। भाई देखें, आप 100 बकरियां का लीडर बना दें शेर को, फिर ये कहने की कहावत है कि 100 बकरियां हो, लीडर शेर हो, तो वो बकरियां भी शेर बन जाती हैं। लेकिन 100 शेर हो और 1 बकरी लीडर हो तो फिर तो शेर भी बकरी बन जाते हैं। तो लीडर मैटर्स। यही भारत है, यही लोग हैं भारत के, यही इनका पोटेंशियल है, यही सब कुछ है। लेकिन आज तकदीर चेंज हो चुकी है, इसलिए कि लीडर ने आपको रास्ता दिखाया है, आपको आगे लेके आ रहा है। और आई एम होपफुल कि नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन जीतेंगे और भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे, क्योंकि जो काम उनको करने हैं उसके लिए एक अच्छी मेजॉरिटी चाहिए। अमेरिका के इलेक्शन, ट्रंप सारे पोल्स में टॉप पे है, लेकिन पहले तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को आने देगी इलेक्शन के लिए, फिर इलेक्शन जीतने देगी। कि दुनिया गवाह है कि इलेक्शन अमेरिका के रिगिंग वाले होते हैं। सन 2000 के इलेक्शन में अमेरिका में अल गोर जीता था, जॉर्ज बुश हारा था। लेकिन फ्लोरिडा में जॉर्ज बुश का भाई जेफ बुश गवर्नर था। रातों रात फ्लोरिडा के रिजल्ट चेंज किए गए, जॉर्ज बुश को विक्ट्री दिला दी। अल गोर ने आए बाएं शाएं की तो इस्टेब्लिशमेंट ने बुला के बिठा दिया कि चुपचाप बैठ जा। क्यों? इसलिए कि इनको 9/11, फिर इसके बाद इराक, अफगानिस्तान, ये सब करने थे। इनको सूट करता था जॉर्ज बुश। हालांकि अमेरिका में आपको पता ही है कि फॉरेन पॉलिसी तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, कभी आपने किसी प्रेसिडेंट के दौर में फॉरेन पॉलिसी में रेडिकल चेंजेस नहीं देखी होंगी। वही रिपब्लिकन जॉर्ज बुश ने जो किया, डेमोक्रेट ओबामा ने उसको और आगे बढ़ाया, लीबिया सीरिया तक ले गया चीज़ों को। एक ट्रंप था जिसके दौर में कोई नई जंग नहीं शुरू हुई, और ट्रंप ने काफ़ी हद तक अफगानिस्तान से पुल आउट का जो प्लान था वो भी ट्रंप का था। और ट्रंप वॉज ट्राइंग टू चेंज फॉरेन पॉलिसी,
जो इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं थी, तो इसको हराया गया ज़बरदस्ती। और ये इलेक्शन बाइडेन नहीं जीता था, ये ट्रंप जीता था, और उसने बड़ी को रेजिस्ट किया इसने, जिसके नतीजे में इसके ऊपर इतने केस बने। अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल होता है, इतना बड़ा स्कैंडल, रिचर्ड निक्सन पे कोई केस नहीं बना। मोनिका लेविन्स्की जैसा केस होता है क्लिंटन के ऊपर, उसको रिजाइन तक नहीं करना पड़ा। ओबामा के दौर में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए लीबिया, इराक, सीरिया में। लीबिया में कहीं कोई ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं था, लीबिया में कहीं कुछ नहीं था, ना लीबिया टेररिस्ट प्रोड्यूस करता था, ना लीबिया कहीं टेररिस्ट भेजता था, ना पड़ोसी कंट्रीज में कोई इंटरफियरेंस करता था। लीबिया में लीबिया के लोगों को फ्री हाउसिंग दी गई थी, शादी पे अलाउंस दिए गए थे, इवन पेट्रोल की इनकम में से इनके अपने आम आदमी के बैंक अकाउंट में पैसे जाते थे शेयर। लीबिया हैड वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिस्टम। लीबिया पे हमला किया, कोई रीजन ही नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रंप को आने देते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। पहले तो जैसे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही ट्रंप को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और अगर वो बाय चांस इलेक्शन तक पहुंच भी जाता है, तो किस हद तक इनको रिगिंग करनी पड़ेगी। इस वक्त जो पोल्स नजर आते हैं, तो ये है कि गेर्ट विल्डर्स हॉलैंड में जीता। उसने जीतने के बाद कहा कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है। एक कहावत है ना कि बोतल में जिन होता है उसको निकाल दें और वापस अब कैसे डालें, तो जिन इसने कहा बोतल से बाहर आ चुका है। और ये बार बार एक ही चीज़ कह रहा है और बड़ा बैलेंस्ड कह रहा है, इसने कोई गलत बात नहीं की। इसको कहा कि भाई वो मुसलमान जो तुम्हारे मुल्क में रहते हैं, कहता है हमारे लॉ को फॉलो करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, कोई मसला नहीं, आप रहो इधर, आपको उतने ही राइट्स मिलेंगे जितने हॉलैंड के अपने लोगों के हैं। लेकिन अगर आप अपनी अलग से अपने मुल्क के शरिया लॉ को लेके आना है तो नहीं। I mean, there are more than 1 billion Muslims in the world. Can Yes. we keep them out of North America or indeed Western Europe? Well, I think we have to. Once again, not because all those people are bad people. It would be ridiculous to suggest that all Muslims are terrorists. But almost all terrorists are Muslims today. You cannot close your eyes for that. So indeed, I would, if I would become the Prime Minister of the Netherlands next year, after I would win the elections, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately. You'd be only be able to do that, of course, if you followed Britain out of the European Union. Exactly. I mean, in order, we transferred our sovereign rights, not only when it comes to our monetary policy or our budgetary policy, but also our immigration policy. We transfer that to Brussels. So we have to regain our So you would hold a sovereignty. referendum? We would hold a referendum in the Netherlands for what we call a Nexit, the Dutch leaving, in order to be able to toughen up our immigration policies. It cannot be done, and it will not be done by Brussels and the European Union. You have to become a sovereign nation again in order to do that. What about Muslim people already in Holland? I mean, Holland, you have Yeah. a history of colonialism like we do, which Yeah. includes people of that religious faith. What do you do about them? Listen, if people are in the Netherlands already, and if they abide by our laws and our constitution, they are not only free to stay, but equal as But anybody you regard else. them as a threat nonetheless. No, not the people. I regret, or I see the Islamic ideology as a threat. I see it more as a totalitarian ideology than a religion. So if the people abide by our laws, they are welcome to stay. But if they, as they often unfortunately do, if they start acting according to Sharia law and commit crimes, and they have a double nationality, I believe we should strip them of the Dutch nationality and send them. अजीज दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया में एक तब्दीली की लहर है। कहते हैं कि इस वक्त 3 लोग तब्दीली की मशल लेके आगे चल रहे हैं। उन तीनों के हेयर स्टाइल है ना, इस पे बड़ी बात होती है। एक डोनाल्ड ट्रंप, एक गेर्ट विल्डर्स और एक अर्जेंटीना में जो 56% वोट लेके जीता है, मेली। तो इन तीनों के हेयर स्टाइल पे दुनिया बहुत बातें करती है और ये तीनों इस वक्त इस वेव ऑफ लेफ्ट इकोसिस्टम को रोकने की कोशिश कर रही है। दुनिया को तबाह राइट विंग वाले, एक्सट्रीम राइट वाले नहीं कर रहे, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्ट इकोसिस्टम कर रहा है।
इसी लेफ्ट इकोसिस्टम की वजह से। और आप देखिएगा कि इंग्लैंड में नज़र आ रहा है कि 2025 के इलेक्शन में लेबर पार्टी जीत सकती है और बहुत ही मामला ख़राब होगा। जिस सिविल वार को ये अवॉइड कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आ टपकेगी। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस में अल्ट्रा राइट, एक्सट्रीम राइट नाम दिए जा रहे हैं, बैन कर दिया उनको। फ्रांस के जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन हैं ओलिवियर वेरन, ये अभी क्रेपोल गए थे। क्रेपोल वो जगह है जहाँ पे थॉमस मारा गया था। थॉमस एक लेट नाइट पार्टी में झगड़ा हुआ और उसमें मारा गया। तो लोग वहाँ के जो हैं क्रेपोल के, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स ने इसको मारा है और इमिग्रेंट्स की वजह से उसकी मौत हुई है। तो ओलिवियर वेरन अभी गए थे क्रेपोल और उन्होंने कहा कि जुडिशरी की ड्यूटी है डिसाइड करना कि कौन गलत है कौन सही, और आप इस मामले में आम आदमी वो ना करें। फ्रांस की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई है कि 3,300 लोग हैं फ्रांस में जो एक्सट्रीम राइट मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये 1300 उसमें से 1300 है वो कंट्री की टेरर वॉच लिस्ट में है। मतलब अब एक एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का जो टकराव है उसमें मामला बढ़ रहा है। रोमन इज़ेर, स्यूख इज़ेर, ये क्रेपोल के बराबर में एक इलाका है जहाँ पे 80 अल्ट्रा राइट मूवमेंट के लोग जमा हुए थे, जिसमें से 25 को गिरफ्तार कर लिया गया, 24 को। और उस इलाके में ज़्यादातर वो इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने थॉमस को मारा था। लियोन फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ के सिटी सेंटर में 100 अल्ट्रा राइट के एक्टिविस्ट जमा हुए थे। एक्चुअली ये जो 3300 हैं अल्ट्रा राइट कह रहे हैं ना, जो वो एक्सट्रीम राइट कह रहे हैं, जो बिल्कुल ही सबको, मतलब मारिन लोपेन जो है उसकी पार्टी में लाखों लोग हैं, वो भी एक्सट्रीम राइट है। लेकिन ये अल्ट्रा राइट है, वो एक नई टर्म आई है। तो अजीज़ दोस्तों, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, और ये चीज़ों को ख़राब कर रही है यहाँ पे। जब जर्मनी में स्टेट रिपोर्ट आई है, जर्मनी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कहा है कि हमास और इज़राइल की जंग के बाद अब जर्मनी में टेररिज्म का ख़तरा बहुत बढ़ गया है, और ये पिछले कई सालों में इस लेवल का ख़तरा नहीं था जो अब है। और इसमें हमास, हिज़्बुल्लाह, ISIS और अल कायदा के लोग इंडिविजुअल्स पे भी अटैक कर सकते हैं, और ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टॉलेशंस जैसे चर्च है, साइनागोग हैं, मंदिर हैं, इन पे भी अटैक कर सकते हैं। इस पे बाकायदा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर सकती है, और इंडिविजुअल्स भी, कोई किसी को छुरा मार देगा, कोई कुछ कर देगा। जर्मनी में ख़तरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए जर्मनी ने अपनी सिक्योरिटी को हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेके गया है, और जर्मनी ने नाम लेके कहा है कि ये सारा ख़तरा इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। तो अजीज़ दोस्तों, इस वक्त यूरोप एक बहुत ही तब्दीली वाले मुकाम पे है, और यूरोप में जिस हिसाब से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, अब लग रहा है कि कुछ सालों में यूरोप में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।